के खिलाफ जिन लोगों ने फर्जी मुकदमे डाले, इनकी कृपा से अब राष्ट्रीय राजनीति में हूँ और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। उन्हें नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी पॉलिटिकल पार्टनर कहा जाता है, बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी का आर्किटेक्ट और इंडिया का दूसरा सबसे पावरफुल आदमी। उन्हें मर्डर कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट भी किया गया, कोर्ट ने डिस्चार्ज भी किया और आज उनकी मिनिस्ट्री पर प्रोटेस्ट हैंडलिंग को लेकर नए सवाल भी उठ रहे हैं। ये कहानी है अमित शाह की। गुजरात के एक छोटे से टाउन में एक बिजनेसमैन के बेटे से लेकर इंडिया के यूनियन होम मिनिस्टर बनने तक एक सफर। हम उनके फैमिली बैकग्राउंड, पॉलिटिकल राइज, वो लीगल बैटल्स जिन्होंने उनके करियर को लगभग खत्म कर दिया था, और आज का वो डिबेट कि क्या रीसेंट कंट्रोवर्सीज के चलते उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, सब देखेंगे हम। पहले फैक्ट्स, फिर दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स, क्रिटिक्स का केस और गवर्नमेंट का रिस्पांस, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि इन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ, एक गुजराती हिंदू बिजनेस फैमिली में। उनके पिता अनिल चंद्र शाह गुजरात के मानसा टाउन में एक सक्सेसफुल पीवीसी पाइप बिजनेस चलाते थे। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा टाउन के नगर सेठ यानी लीडिंग मर्चेंट थे। उनकी माँ कुसुमबेन शाह एक कट्टर गांधीयन थी, जिन्होंने उन्हें छोटे पर से ही खादी पहनने के लिए प्रेरित किया। 16 साल की उम्र तक वो मानसा में ही पड़े रहे, जहाँ करिकुलम इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट, हिस्ट्री और ग्रामर पर बेस्ड था। फिर फैमिली अहमदाबाद शिफ्ट हो गई, जहाँ उन्होंने CU शाह साइंस कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में BSc की डिग्री हासिल की, शाह यूनिवर्सिटी से। समझ रहे हैं? तो ऑनलाइन कभी कभी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाली फ्रेमिंग सुनी जाती है, उसके उलट है। उनका फैमिली बैकग्राउंड एक प्रॉस्परस ट्रेडिशनल ट्रेडिंग फैमिली का था, किसी क्राइम से जुड़े हुए नहीं था। ये बात सच्चाई है। और उसी के साथ साथ ये भी एक सच है कि हर एक फैमिली में कोई एक लड़का गुंडा जरूर बनता है, और आज उसका नतीजा आप सब देख रहे हैं। तो 13 साल की उम्र में 1977 में यंग अमित शाह पहले से ही पॉलिटिकल एक्टिव थे। एक जनसंघ कैंडिडेट के पोस्टर्स लगाते थे। RSS ने उन्हें नोटिस किया और वॉलंटियर के रूप में साथ जोड़ लिया, और RSS के थ्रू ही उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से हुई, जो आगे चलकर उनकी लाइफ लॉन्ग पॉलिटिकल पार्टनर और मेंटोर फिगर बने, जो कि बनना ही था। ये ऐसी बात हुई कि दो बिछड़े भाई आपस में मिल गए बाद में आके। आप कह सकते हैं दो चोर मौसेरे भाई, जो कि बाद में आके करण अर्जुन की तरह मिल जाते हैं। और फिर उन्होंने फॉर्मली 1984 में बीजेपी ज्वाइन की, और 1990s तक गुजरात में मोदी के सबसे करीबी साथियों में से एक बन गए। 1997 में उन्होंने अपना पहला गुजरात असेंबली इलेक्शन सरखेज सीट से जीता, और आगे चलकर स्टेट गवर्नमेंट में कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभालते थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट था मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम, जिससे उनके पास स्टेट पुलिस और इंटरनल सिक्योरिटी का चार्ज आ गया था। यही पीरियड में शाह गुजरात के होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मोदी के नीचे आगे आने वाली हर बात का बैकग्राउंड है। फरवरी 2002 में हिंदू पिलग्रिम्स ले जा रही एक ट्रेन में गोधरा के पास आग लग गई, जिससे 59 लोगों की मौत हुई। इसके बाद जो हुआ वो इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के सबसे भयानक कम्युनल वायलेंस में से एक था। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, ज़्यादातर मुस्लिम। मोदी गवर्नमेंट पर क्रिटिक्स ने एलिगेशन लगाया कि वो वायलेंस रोकने में जल्दी एक्ट नहीं कर पाए। और फिर सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मोदी और दूसरों को दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा। शाह ने इस रूलिंग को एलिगेशंस के पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने का प्रूफ बताया। पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिर्फ अपोजिशन वाले ही होते हैं, और सत्ता वाले तो पॉलिटिकल होते ही नहीं है। बिना पॉलिटिकली मोटिवेशन के सब मिनिस्टर बन जाते हैं, क्या कह सकते हैं। क्रिटिक्स इस पीरियड में स्टेट के हैंडलिंग को आज भी एक सीरियस इंस्टीट्यूशनल फेल्योर मानता है, चाहे लीगल आउटकम कुछ भी हो। ये इंडिया पब्लिक लाइफ में कोई सेटल्ड डिबेट नहीं है, ये देश के सबसे पोलराइजिंग रीसेंट चैप्टर्स में एक है।
और हम इसको सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ये आगे आने वाले इनकाउंटर किलिंग केसेस का बैकग्राउंड बनता है। 2005 से 2006 के बीच 3 लोग कथित गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और विटनेस तुलसीराम प्रजापति एक ऐसे इनकाउंटर बेस में मारे जाते हैं जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन में गुजरात पुलिस द्वारा स्टेज पाया। सीबीआई की चार्जशीट में एलिगेशन था कि शाह, जो उस वक्त के स्टेट होम मिनिस्टर थे, इन किलिंग्स को ऑर्केस्ट्रेट करने में इन्वॉल्व थे, जो शेख के कथित एक्सटॉर्शन रैकेट से जुड़ा था। शाह ने अपना पोस्ट छोड़ा 2010 में। अब ऐसे में 2010 में उन्होंने पोस्ट छोड़ दिया, तो क्या इस समय भी उनको पोस्ट छोड़ना चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उन्हें 2010 में अरेस्ट किया गया और बेल मिलने से पहले उन्होंने जेल में वक्त बिताया था, सोच लीजिए। फिर 2014 दिसंबर में एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शाह को डिस्चार्ज कर दिया, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता है और उन्हें पॉलिटिकल रीजन से इम्प्लीकेट किया गया था। एक डिसीजन जिसे शाह और बीजेपी मानते हैं कि चार्जेस एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड फैब्रिकेशन थे। ये प्रूव करता है कि क्रिटिक्स जैसे पॉलिजर सेंटर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसने नोट किया कि कोर्ट ने 200 से ज़्यादा विटनेस की जांच किए बिना ही डिस्चार्ज कर दिया था उन्हें। यहीं से साफ पता चल जाता है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है कौन एक्चुअली। और उसी पीरियड की दूसरी मौत, जैसे एक्टिविस्ट हरेन पांड्या और जज BH लोया, जो ये केस देख रहे थे, को लेकर अनरिजॉल्व सवालों की तरफ इशारा करता है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स खुद क्वेश्चन करती हैं कि बहुत सी डिटेल्स अभी भी अनक्लियर हैं। किसी भी बात को अनसर्टेनिटी या फिर सर्टेनिटी से माना नहीं जा सकता। फैक्चुअली बॉटम लाइन यही है कि शाह को अरेस्ट और चार्जशीट किया गया, लेकिन आखिर में डिस्चार्ज हुआ और कन्विक्ट नहीं हुआ। उनके डिफेंडर्स और क्रिटिक्स दोनों इस सेम आउटकम का यूज करते हैं कि अपोजिट कंक्लूजन निकालते हैं। उसी साल 2014 शाह को बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया। उसी साल जब पार्टी मोदी के नेतृत्व में नेशनली सत्ता में आई, सपोर्टर्स ने उन्हें बीजेपी के इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी को री इंजीनियर करने का क्रेडिट देते हैं, और खास करके 2017 की स्वीपिंग उत्तर प्रदेश विन के लिए। बीजेपी की 2019 जनरल इलेक्शन विक्ट्री के बाद शाह को 30 मई 2019 को यूनियन होम मिनिस्टर बना गया, राजनाथ सिंह की जगह, जो डिफेंस पोर्टफोलियो में शिफ्ट हो गए। और होम मिनिस्टर के रूप में शाह ने मेजर कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी डिसीजंस ओवरसी करते हैं। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, जिसने जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस खत्म किया, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का पासेज हुआ। दोनों ही बीजेपी के लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉमिस पूरे करने वाले, और दोनों ने ही सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म के साथ सपोर्ट भी खींचा। और अब बात करते हैं 2026 की। होम मिनिस्टर के रूप में शाह दिल्ली पुलिस को ओवरसी करते हैं, जो 2 रीसेंट एपिसोड्स में रेलिवेंट बन जाते हैं। पहला, नीट पेपर लीक प्रोटेस्टर्स, जंतर मंतर पर जो 36 दिन तक चले और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तक ले गए। दूसरा, रुचिका सिंह नाम की एक महिला, जो उसी प्रोटेस्ट में पीएम मोदी के बारे में कथित अब्यूजिव रिमार्क्स के लिए FIR में बुक किया गया। और अलग से कमेंटेटर TG मोहन दास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं लेकिन बल्कि एक हिंदुत्व अलाइन फिगर है, बहुत अपने आप को हिंदू मानते हैं, उन्होंने इन्हीं प्रोटेस्टर्स के बारे में रिमार्क दे दिया, जिससे केरला पुलिस उन पर FIR दर्ज कर दिया। ये एक स्टेट लेवल मैटर है, ना कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री का केस। हालांकि इसने उसी पीरियड का ब्रॉडर नेशनल कन्वर्सेशन को पॉलिटिकल रेटोरिक और प्रोटेस्ट हैंडलिंग को लेकर फीड किया है। इनमें से कोई भी केस डायरेक्टली शाह को पर्सनली किसी रॉन्ग डूइंग में इम्प्लीकेट नहीं करता। आप समझ रहे हैं? ये ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट से जुड़े सवाल हैं उनकी मिनिस्ट्री और उनके अंदर आने वाली पुलिस फोर्सेस के बारे में, ठीक है, जो एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जब हम अकाउंटेबिलिटी डिबेट में आगे बढ़ाते हैं। और अब ये सेक्शन अपोजिशन और क्रिटिक्स का आर्गुमेंट प्रेजेंट करता है। क्रिटिक्स का कहना है कि होम मिनिस्टर के रूप में शाह पर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दिल्ली पुलिस प्रोटेस्ट से कैसे हैंडल करती है, जिसमें फ्री स्पीच कंसर्न्स, फोर्स का यूज़ और वुमेन प्रोटेस्टर्स के साथ ट्रीटमेंट शामिल है। ये उसको सेलेक्टिव या हैवी हैंडल पुलिसिंग का एविडेंस मानते हैं।
अपोजिशन लीडर्स ने हिस्टोरिकली उनकी पास्ट लीगल हिस्ट्री इन्वोक की है, भले ही वो डिस्चार्ज में एक ब्रॉडर नैरेटिव के रूप में जो लॉ और ऑर्डर सेंटर्ड रोल के लिए उनकी फिटनेस पर सवाल उठाता है। कांग्रेस फिगर्स जैसे पवन खेड़ा ने मोदी के फॉरगिवनेस वीडियो जैसे इंसिडेंट्स का यूज़ करके आर्ग्यू किया है कि गवर्नमेंट रूट कॉजेस एड्रेस करने के बजाय अकाउंटेबिलिटी से डिफ्लेक्ट कर रही है। ये है रेजिग्नेशन डिमांड का कोर। यही होना भी चाहिए, कोई एक प्रूवन पर्सनल क्राइम नहीं, बल्कि एक पैटर्न ऑफ ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी कंसर्न्स, जिसके लिए क्रिटिक्स कहते हैं कि एक होम मिनिस्टर को डायरेक्टली जवाब देना चाहिए। ये सेक्शन गवर्नमेंट और बीजेपी का पोजीशन प्रेजेंट करता है, इक्वली क्लियरली लेबल्ड। शाह के सपोर्टर्स पॉइंट आउट करते हैं कि किसी भी कोर्ट ने उन्हें कभी किसी क्राइम में कन्विक्ट नहीं किया और कि सोहरुबुद्दीन केस का डिस्चार्ज एक्सप्लिसिटली ये पाया गया एलिगेशंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। उनका आर्गुमेंट है कि रेजिग्नेशन डिमांड्स एक रूटीन अपोजिशन टैक्टिक है जो लगभग हर कंट्रोवर्सी के बाद यूज होती है, चाहे डायरेक्ट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या ना हो, और कि स्टेट या दिल्ली पुलिस कंडक्ट से जुड़े आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ऑटोमेटिकली एक यूनियन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को जस्टिफाई नहीं करता। वो उनके ट्रैक रिकॉर्ड की तरफ पॉइंट भी नहीं करते, जिसे सपोर्टर्स बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन का क्रेडिट देते हैं और लॉन्ग पेंडिंग पॉलिसी कमिटमेंट्स जैसे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की डिलीवरी, जो रीजंस है कि वोटर्स ने उनके होम मिनिस्ट्री संभालने के बाद पार्टी को सपोर्ट करना जारी रखा। अब चलिए इसे एक साथ लाते हैं। अमित शाह का फैमिली बैकग्राउंड एक ऑर्डिनरी ट्रेडिंग क्लास अपब्रिंगिंग था, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं। उनका पॉलिटिकल राइज आरएसएस से होके गुजरा, ठीक है। डेकेड्स तक गुजरात में मोदी के साथ एक सीरियस लीगल बैटल जो कन्विक्शन के बजाय डिस्चार्ज में ख़त्म हो गई। क्या रीसेंट कंट्रोवर्सीज उनकी मिनिस्ट्री के अंडर रेजिग्नेशन को जस्टिफाई करती है? ये एक लाइव पॉलिटिकल क्वेश्चन है जिसमें दोनों तरफ जेन्युइनली कंपीटिंग रीजनेबल आर्गुमेंट्स हैं, कोई एक सेटल्ड आंसर नहीं है। हमने क्रिटिक्स का केस और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स डेलिबरेटली साइड बाय साइड रखा है ताकि आप खुद एक्चुअल फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स का वे कर सकते। इसी कंक्लूजन हैंडेड के होने के बजाय अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो शेयर करो और कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन से आर्गुमेंट्स से ज़्यादा कन्विंसिंग लगते हैं और क्यों। देखने के लिए शुक्रिया।